दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा यानी जीआईसी प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का 2017 का प्रश्न पत्र, जिसमें कुल 120 प्रश्न हैं। दोस्तों अब चूंकि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, अब वैकल्पिक विषय से 80 प्रश्न और सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाने हैं, तो आप अपनी तैयारी उसी आधार पर करिएगा। लेकिन ये पुराना प्रश्न पत्र है, इसलिए हम इसके कुल 120 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो किस भाषा से लिया गया है आपको बताना है। तो उत्तर है आपका यूनानी भाषा। दोस्तों पॉलिटिक्स शब्द जो है ये अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी या ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है। पोलिस का अर्थ प्राचीन यूनान में नगर राज्य होता था और इन नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। दोस्तों इन्हीं गतिविधियों को नागरिकों की इन्हीं गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी थी। तो सही उत्तर है पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो यूनानी या ग्रीक भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से ही है अथवा राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दोस्तों उत्तर है आपका गार्नर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति और विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो उत्तर है अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान या मास्टर साइंस की संज्ञा दी है और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ऑप्शन है आपके सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या बिलोबी। तो सही उत्तर है दोस्तों बिलोबी। बिलोबी के अनुसार जनता, शासन तंत्र और संविधान राज्य के आवश्यक तंत्र हैं। बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। दोस्तों सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, लेकिन आधुनिक युग में देखिए बिलोबी ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। ये किसका कथन है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये कथन सीले का है। सीले ने इतिहास और नागरिक शास्त्र यानी राजनीति विज्ञान के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए कहा है कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? ऑप्शन देखिए बिलोबी, मैकाइवर, गार्नर, सीले या फिर गार्नर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी मैकाइवर। दोस्तों मैकाइवर जो हैं राजनीतिक समाजशास्त्र से संबंधित विचारक हैं। इनका मानना है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। एक तरह से देखा जाए तो राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, जिसको ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, उसमें ये माना जाता है कि राज्य की अचानक उत्पत्ति नहीं हुई है। इस संबंध में मैकाइवर का कहना है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। दोस्तों मैकाइवर का मानना है कि राज्य का क्रमिक विकास हुआ है, इसमें रक्त संबंध ने भी कुछ न कुछ भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। कौन सा विचारक राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद लेता है? तो ये है दोस्तों हाब्स। थॉमस हाब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? देखिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत, सामाजिक संविदा सिद्धांत या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। तो उत्तर है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत।
मनु की कृति मनुस्मृति में कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल जाने के कारण सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इनकी रक्षा के लिए प्रभु ने या भगवान ने राज्य का सृजन किया। और मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है, देखिए, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक कौन था? ऑप्शन है आपके हेनरी मैन, हेनरी लॉरेंस, क्रैब या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी मैन। दोस्तों, पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन से जुड़ा हुआ है और इसमें ये माना जाता है कि राज्य परिवार का बृहद रूप है और ऐसे परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मैन कहते हैं कि पितृसत्तात्मकता का सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज को आरंभ से ऐसे पृथक परिवारों से मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण और छत्र छाया में एक साथ रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो आपको ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। भारत में संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है ऑस्टिन, हेराल्ड लास्की, ह्यूगो ग्रोसियस या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है जॉन ऑस्टिन। दोस्तों, जॉन ऑस्टिन जो है ये संप्रभुता के एकत्ववादी या एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। चूंकि आप जानते हैं कि जीन बोदा संप्रभुता सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व कहा जाता है, लेकिन बहुलवाद संप्रभुता की विपरीत धारणा है और ये संप्रभुता को मान्यता नहीं देता है। दोस्तों, ऑटो वान गियर के मेटलैंड ये बहुलवाद से जुड़े हुए हैं। कोल, लिंडसे, डेविनपोर्ट, बेब्स, लास्की, मैकाइवर ये सब बहुलवाद के विचारक हैं, लेकिन जॉन ऑस्टिन एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत के विचारक हैं। अगला प्रश्न है, किसने विधिक और राजनीतिक संप्रभुता में भेद किया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों डायसी। एवी डायसी ने दोस्तों सबसे पहले विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर किया है। वो कहते हैं कि विधिक संप्रभु संसद जो है वो राजनीतिक संप्रभु यानी निर्वाचक गणों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, संप्रभुता की अवधारणा मुख्यतया कैसी अवधारणा है? आपको बताना है। राजनीतिक है, विधिक है, दार्शनिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर ऑप्शन बी, संप्रभुता की अवधारणा मुख्य रूप से विधिक अवधारणा है। बोदा, हाब्स, ऑस्टिन राज्य को एकमात्र संस्था मानते हैं जो समाज के लिए कानून बनाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, आपने कई बार इसको प्रश्न को देखा है, किसने न्याय को उचितता या फेयरनेस के रूप में परिभाषित किया है? तो उत्तर है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स न्याय को उचितता या जस्टिस एज फेयरनेस के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने ये विचार व्यक्त किया है कि यदि न्याय व्यवस्था न हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? तो उत्तर है सेंट ऑगस्टाइन। ये कथन सेंट ऑगस्टाइन का है जो कि 5वीं शताब्दी के प्रारंभ के राजनीतिक विचारक हैं। उनका मानना है दोस्तों कि यदि न्याय व्यवस्था न हो या किसी राज्य में न्याय व्यवस्था न हो तो वो लुटेरों का झुंड या टोली मात्र बनकर रह जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। परंपरागत उदारवाद। दोस्तों, परंपरागत उदारवाद जो है राज्य को आवश्यक बुराई मानता है, ए का तीसरा हो जाएगा। उदारवादी आदर्शवाद आवश्यक भलाई मानता है, तो बी का दूसरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हीगलवादी आदर्शवाद ये नैतिकता और विधिकता की अभिव्यक्ति मानता है राज्य को, और मार्क्सवाद राज्य को उत्पीड़क संस्था मानता है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, 3, 2, 4, 1। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी से संबंधित है? देखिए, जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट्स, आरंभक और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से ये सभी जो तत्व हैं ये संबंधित हैं। दोस्तों देखिए, जनमत संग्रह या पहल, आरंभक, प्लेबिसाइट जो अंतिम जनमत संग्रह होता है, और वापस बुलाना यानी रिकॉलिंग। इसके अलावा दोस्तों लोकसभाएं जो छोटी छोटी जगहों पर लोग एकत्र होकर संविधान या कानून के बारे में निर्णय लेते हैं, ये सब भी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों में शामिल है। अगला प्रश्न है, किसने एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत की उद्घोषणा की थी? 1 नेशन 1 स्टेट सिद्धांत की उद्घोषणा किसने की थी? ऑप्शन है आपके मैजनी, लॉर्ड एक्टन, कार्ल मार्क्स या फिर लेनिन।
तो सही उत्तर है मैजनी। सही उत्तर ऑप्शन ए मैजनी है। दोस्तों मैजनी जो था इटली का महान देशभक्त और राजनेता था। उसका मानना था एक राष्ट्र एक राज्य सिद्धांत, और भारत में अभिनव भारत संघ की स्थापना मैजनी के यूथ इटली नामक संगठन की प्रेरणा से ही की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न इसको हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न है, किसका मानना है कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था रही है? तो उत्तर है मार्क्स। मार्क्स का मानना है कि राज्य दमनकारी संस्था है क्योंकि इसके द्वारा ही शोषक वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग शोषित वर्ग यानी मजदूर वर्ग का शोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने राज्य के वर्ग सिद्धांत या क्लास थियरी का समर्थन किया है? मार्क्स, एंजेल्स, लेनिन, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये सभी मार्क्सवादी विचारक हैं और सभी ने राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न, एक कथन है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये कथन किसका है? ये दोस्तों लास्की का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनु ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए, मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है। तो देखिए, मनु ने मंडल सिद्धांत और जो है सप्तांग सिद्धांत दोनों का प्रतिपादन किया है। तो ये स्टार है इस पे, इसमें दोनों ही यानी ए और बी दो सिद्धांतों का प्रतिपादन मनु के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का कथन है कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी सही नहीं हो सकता है। और आप जानते हैं गांधी जी ने साध्य साधन पवित्रता और राजनीति और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारों में कौन संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं? तो सही उत्तर है गांव और शहर में संघर्ष जो हैं ये गांधीवादी विचारों में प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है? सामाजिक व्यवस्था से, आर्थिक व्यवस्था से, न्यायिक व्यवस्था से या राजनीतिक व्यवस्था से? तो उत्तर है राजनीतिक व्यवस्था से। सप्तांग सिद्धांत जो है ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में ये माना जाता था कि राज्य के 7 अंग होते हैं, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र, और इससे राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? आपको बताना है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, न्यास या ट्रस्टीशिप, राज्य नियंत्रण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है दोस्तों, गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास या ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रन्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये मानता है कि पूंजीपति जो हैं उनके द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर ट्रस्टी या संरक्षक मानना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। ये किसका कथन है? तो उत्तर है ये कथन जॉन लॉक का है। लॉक ने राज्य की प्रभुसत्ता और उसकी जोर जबरदस्ती की शक्ति को शंका के दृष्टिकोण से देखा और कानून से सीमाएं लगाने का प्रतिबंध जो है प्रयास किया है, और जो है संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन लॉक ने किया था। एक तरह से देखा जाए तो लॉक ने कानून को महत्ता देते हुए कहा है कि जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता भी नहीं हो सकती है। दोस्तों, हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून को मौन कहा है। हाब्स ने स्वतंत्रता को कानून का मौन माना है, और मिल ने व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल राज्य का ही नहीं बल्कि समाज, जनमत, रीति रिवाज का हस्तक्षेप भी अनुचित माना है। मिल का कहना है कि व्यक्ति स्वयं पर, अपने शरीर और मन पर संप्रभु होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनना है आपको। देखिए, राजनीतिक संस्कृति विश्वास और इतिहास की उपज नहीं है। ये सही नहीं है क्योंकि राजनीतिक संस्कृति विश्वास और इतिहास की उपज है। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती, ये भी सही नहीं है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, ये आपका सही है। और राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण और विश्वास का संकलन नहीं है,
ये आपका सही नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न सबसे आसान प्रश्न है कि लेवायथन का लेखक कौन है? तो उत्तर है दोस्तों, लेवायथन का लेखक थॉमस हॉब्स है। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन है आइजिया बर्लिन, सीबी मैकफर्सन, जॉन राल्स या फिर चार्ल्स टेलर। तो सही उत्तर है आइजिया बर्लिन, ऑप्शन ए। दोस्तों 20वीं शताब्दी में आइजिया बर्लिन, एफ.ए. हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन ने सकारात्मक स्वतंत्रता के स्थान पर नकारात्मक स्वतंत्रता को महत्व या नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल दिया है। बर्लिन की कृति है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, उसमें वो कहती हैं कि उनका मानना है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। अगला प्रश्न है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो उत्तर है लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लिबर या लाइबर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुक्तता की दशा अथवा स्वतंत्रता का अभाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना या सभी को पर्याप्त अवसर प्राप्त होना। ये कथन किसका है? तो उत्तर है लास्की। हेराल्ड जोसेफ लास्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि समानता का ये कदापि अर्थ नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान आय प्राप्त हो, बल्कि समानता का प्रथम अर्थ है विशेषाधिकारों का अभाव और इसका दूसरा अर्थ है सभी को विकास के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हों। अगला प्रश्न है रूसो के राजनीतिक विचारों में किसका उल्लेख मिलता है? देखिए, यथार्थ इच्छा, वास्तविक इच्छा, सामान्य इच्छा या उपरोक्त सभी। तो रूसो के राजनीतिक विचारों में दोस्तों जनरल विल या सामान्य इच्छा का जो है उल्लेख मिलता है। रूसो सामान्य इच्छा को जो है संप्रभु मानता है और उसके अन्य कथन में वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है, सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया और रूसो की प्रसिद्ध कृति सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अगला प्रश्न ये आप रट चुके होंगे, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत श्रेष्ठ परीक्षा प्रश्न पत्रों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये मेटलैंड का कथन है। मेटलैंड जो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान अनिश्चितता है और पूर्वानुमान न कर पाने की क्षमता के कारण इसे विज्ञान नहीं माना जा सकता है और इसी आधार पर उन्होंने ये कथन कहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन कौन सा है दोस्तों? सही कथन ये है कि सभी दबाव समूह हित समूह होते हैं। यानी सभी दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो अपने समुदाय के हितों के जो है रक्षा और कल्याण के लिए सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं और दबाव समूहों के जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो दबाव डालना, लॉबिंग और प्रचार, इन साधनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सभी दबाव समूह हित समूह तो होते हैं लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने चेतावनी दी थी कि भारत में व्यक्ति पूजा की भावना जो है ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है? तो देखिए, ये कथन आपका किसका है दोस्तों? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। जो मैन वर्शिप या दोस्तों राजनीति में व्यक्ति पूजा के दुष्प्रभावों को देखते हुए ही बाबा साहब ने कहा था कि व्यक्ति पूजा की भावना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि भारत में दल विहीन लोकतंत्र की सर्वप्रथम वकालत किसने की थी? ऑप्शन है विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या एम.एन. राय। तो यहाँ पर सही उत्तर है एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ने। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो जो पार्टी लेस डेमोक्रेसी है उसकी सबसे पहले वकालत एम.एन. राय ने की थी। और दोस्तों ये सभी विचारक जैसे विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, ये सभी लोग दल विहीन या राजनीतिक दल के समाप्ति की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले दल विहीन लोकतंत्र की वकालत जो है जयप्रकाश एम.एन. राय ने किया था। और जहां पर एम.एन. राय ऑप्शन नहीं है वहां पर दल विहीन लोकतंत्र के समर्थकों में आप जयप्रकाश नारायण को सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण
नहीं है। देखिए, किसान संगठन, यंग तुर्क, श्रमिक संगठन और कर्मचारी, राज्य कर्मचारी संघ। दोस्तों यहाँ पर देखिए यंग तुर्क जो है ये, इसमें यहाँ पर देखिए सामुदायिक दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। आमंड ने दबाव समूहों के जो 4 वर्ग बताए हैं उसमें संस्थात्मक, असमुदायात्मक, समुदायात्मक और प्रदर्शनकारी हैं। इसमें किसान संगठन, श्रमिक संघ, व्यवसायिक संघ, राज्य कर्मचारी संघ ये जो हैं सामुदायिक दबाव समूह के रूप में आते हैं और यंग तुर्क का वर्णन किसी भी रूप में नहीं मिलता है। दोस्तों भारत में महमूद गजनवी के नेतृत्व में तुर्कों का आक्रमण हुआ था और तुर्की मुस्लिम बहुमत वाला एक देश है। युवा तुर्क आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में राजनीतिक सुधार का आंदोलन था और इसका उद्देश्य उस्मानिया साम्राज्य को पूर्ण राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र स्थापित करना था। तो उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कई बार हम जान चुके हैं दबाव समूहों का प्रमुख उद्देश्य है अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालना। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित किन देशों के मध्य फरक्का विवाद है? तो फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। दोस्तों फरक्का विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच पानी के बंटवारे से संबंधित है और इसमें है क्या है कि दोस्तों फरक्का बांध के द्वारा गंगा नदी के जल को हुगली नदी से बहाव को बनाए रखने के लिए छोड़ दिया जाता है और कोलकाता बंदरगाह का संचालन हुगली नदी के जल स्तर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, किस देश से भारत ने 1992 में पूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किया है? ताइवान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर इजराइल? तो सही उत्तर है इजराइल। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक राष्ट्रों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके चार्टर पर दोस्तों 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड में सरकार का गठन नहीं हुआ था इसलिए वो अपना प्रतिनिधि नहीं भेज पाया था, इसलिए दोस्तों उसका स्थान रिक्त छोड़ दिया गया था और सरकार के गठन के बाद 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। हालांकि 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र के चार्टर या घोषणा पत्र पर 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है पेरिस में। दोस्तों 16 नवंबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1919 में और ये शुरुआती संगठन है दोस्तों इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि कौन निर्गुट आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का संस्थापक नहीं था? ऑप्शन है नेहरू, नासिर, टीटो या कर्नल गद्दाफी? तो सही उत्तर है कर्नल गद्दाफी। दोस्तों ये निर्गुट आंदोलन के संस्थापकों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सार्क या दक्षेस को औपचारिक तौर पर कब स्थापित किया गया? आपको बताना है। तो उत्तर है दिसंबर 1985 में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क की स्थापना ये 7 देशों के द्वारा 8 दिसंबर 1985 को की गई थी। बाद में अफगानिस्तान को भी इसके 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में शामिल कर लिया गया और अब सार्क के देशों की संख्या 8 हो गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई थी? ये कौन सा कानून था? तो ये था दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम को दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं लग रहा है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था?
तो उत्तर है कैबिनेट मिशन दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। अगला प्रश्न है कि 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1946 में कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए गए थे, जिसमें एक था अंतरिम सरकार की स्थापना करना और नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो उत्तर है दोस्तों 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के बारे में आप जानते हैं कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इस पर विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो आपको डेट याद ही है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो उत्तर है संविधान सभा के विधिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, जिस पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा ने दोस्तों संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों का गठन किया था, जिसमें कुछ समितियां थीं। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रियासत समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में किसके अध्यक्ष थे? तो उत्तर है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति में दोस्तों 7 सदस्यों के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समानता के अनुच्छेद या समानता के अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित हैं? तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में समानता का जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 में 5 अनुच्छेदों में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है? तो उत्तर है आपका ऑप्शन ए। देखिए संविधान का अनुच्छेद दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 51 जो है ये इसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा और कुल मिलाकर राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता के द्वारा निपटाए जाने का प्रयास किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो आप जानते हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश संविधान में किया गया था? तो यह था 42वां संविधान संशोधन 1976 और मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन ने मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है आपके 52वां संशोधन, 60वां संशोधन, 61वां या 62वां। तो उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1989। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन के आधार पर दोस्तों मतदान करने की या मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था? तो उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 क में विधि का अधिकार बना दिया गया था, एक विधिक अधिकार बना दिया गया।
अगला प्रश्न भी संविधान संशोधन से संबंधित है और इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से संविधान संशोधनों पर बनाया था, जिसमें लेटेस्ट संविधान शुरू से लेकर लेटेस्ट संविधान संशोधन हमने दिखाए थे। तो प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई है। तो उत्तर है आपका दोस्तों, ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो सही उत्तर है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा दोस्तों मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और संथाली। तो सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में देखिए यहाँ पर अंग्रेजी शामिल नहीं है आपकी। हिंदी, संस्कृत, संथाली, डोगो, बोडरी, मैथिली, ये सब भाषाएं इनको मान्यता प्राप्त भाषाओं के रूप में जो है शामिल किया गया है, लेकिन 8वीं अनुसूची में जो है अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए एक संसदात्मक सरकार में क्या होता है या उसकी मूल विशेषता क्या होती है संसदात्मक सरकार की? तो उत्तर है दोस्तों, संसदात्मक सरकार में जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति या लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण है। इसी कारण संसदात्मक व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय शासन या फिर उत्तरदायी शासन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल दोस्तों ये संसदात्मक सरकार की विशेषता नहीं है, क्योंकि संसदात्मक शासन में कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है और इस शासन में कानूनी रूप से मुख्य कार्यपालक केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है। तो यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? तो बताने की आवश्यकता नहीं है विकल्प, आप जानते हैं आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है? तो उत्तर है देखिए उदारवादी शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, जबकि पंथ निरपेक्ष, संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य ये सभी शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। दोस्तों संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया था। लेकिन अगर जो संविधान का आत्मा या संविधान की आत्मा पूछी जाए तो ये संविधान की आत्मा दोस्तों प्रस्तावना को कहा जाता है। लेकिन यदि डॉक्टर अंबेडकर का उल्लेख करके कहा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा किसको कहा गया, तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता है? तो ये है दोस्तों जीवन का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित जो मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में है, क्योंकि न केवल जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा बल्कि पीजीटी प्रवक्ता, टीजीटी, उच्चतर शिक्षा और जीएस दोस्तों सामान्य अध्ययन में के लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो देखिए राष्ट्रपति को निर्वाचित करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी 1, 2, 3। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2, 3 जो हैं ये, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु बनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं? देखिए लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करना और उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है?
तो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद में शामिल हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। और संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश कराने की शक्ति किसमें है? तो उत्तर है दोस्तों संसद को। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश कराने की जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और आप जानते हैं अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयक की प्रक्रिया, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाणीकरण लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद संपूर्ण देश या भारत के कुछ राज्यों के लिए कोई भी कानून बना सकती है यदि किसी भी राज्य की सहमति के बिना। दोस्तों संसद को जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कार्यान्वित करने के लिए संसद को शक्तियां प्राप्त हैं और संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाना जरूरी है, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। और अनुच्छेद 253 के तहत किसी राज्य की सहमति के बिना भी संसद कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो उत्तर है न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वो संविधान के रक्षक और गार्जियन की भूमिका में होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उत्तर है दोस्तों 65 वर्ष। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो है निवृत्ति की आयु 65 वर्ष होती है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की आयु 62 वर्ष होती है। और यहाँ पे ये सर्वोच्च न्यायालय का पूछा है तो ये 65 वर्ष होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के सेवा अधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं? आपको बताना है कि किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। तो ये है कलकत्ता हाईकोर्ट या कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल देखिए निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं? तो उत्तर है राज्यपाल दोस्तों किसी भी राज्य के वो नियुक्त होते हैं और राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। ऐसा अनुच्छेद 155 में वर्णित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि आपका निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? आपको बताना है किसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। तो उत्तर है दोस्तों राज्य विधान परिषद को। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है राज्य विधान परिषद को, क्योंकि दोस्तों राज्य विधान परिषद राज्यसभा की तरह एक अस्थायी निकाय है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करके विशेष बहुमत से दोस्तों संसद एक कानून बनाएगी जिससे विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो विधान परिषद दोस्तों इसका सृजन और उत्साजन कभी भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में कौन परामर्श देता है? तो उत्तर है राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता देता है और भारत सरकार को अटॉर्नी जनरल आप जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है भारत के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। और आप जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसके लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा
उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। देखिए, अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश या डिस्ट्रिक्ट जज की नियुक्ति करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और जिला न्यायाधीश की पदस्थापना और प्रोन्नति उस राज्य का राज्यपाल राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार संचित निधि से राज्यों के अनुदान किसके प्रतिवेदन पर देती है? आपको बताना है। ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति। तो सही उत्तर है वित्त आयोग। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और भारत सरकार संचित निधि से राज्यों को जो अनुदान है वो वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर देती है। अगला प्रश्न है, भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है 1990 में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य परिषद के गठन का प्रावधान है। 1988 में न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में गठित आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप जानते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। नीति आयोग का पूर्ण रूप जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। दोस्तों, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO अमिताभ कांत हैं। इसकी गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री और जहां विधानसभा नहीं है वहां के राज्यपाल शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन संवैधानिक संस्थान नहीं है? आपको बताना है। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग और नीति आयोग। तो सही उत्तर है नीति आयोग संवैधानिक संस्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत के निर्वाचन आयुक्त को जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन से जो है राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। दोस्तों देखिए, कहा जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं तरीकों से हटाया जा सकता है जो कि अनुच्छेद 124(4) में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए वर्णित हो। तो निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। और देखिए, यहाँ पर भारत के निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा का अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। पहले लोकसभा सदस्यों के चुनाव में निर्वाचन आयोग की भूमिका तो होती है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर का चुनाव जो सदस्य होते हैं अपने में से ही किसी एक सदस्य का चुनाव करते हैं। इसलिए लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में चुनाव आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो सही उत्तर है पंचायती राज से संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था? तो सही उत्तर है 1959 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधीवादी विचारों में कौन सा संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होता है? तो ये है दोस्तों, गांधीवादी विचारों में जो संघर्ष है वो काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण दलित संदर्भ। लेकिन यहाँ पर देखिए श्रम पूंजी में संघर्ष का उल्लेख जो है ये यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, गांव और शहर में संघर्ष जो है ये प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है राज्य वित्त आयोग। दोस्तों, राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य राजस्व विभाजन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, फेडरल गवर्नमेंट महत्वपूर्ण कृति है
इसके रचना किसने की है? तो सही उत्तर है दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट की रचना के.सी. वियर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, द रिपब्लिक किसकी रचना है? तो ये दोस्तों द रिपब्लिक जो है प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ह्यू टोए स्प्रिंगिंग टाइगर, ये आपका सही सुमेलित है। एस.सी. बोस इंडियन स्ट्रगल सही सुमेलित है। लुई फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये भी सही है। एम.के. गांधी इंडिया डिवाइडेड, ये सही नहीं है क्योंकि इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हु वर द शुद्राज के लेखक कौन हैं? तो हु वर द शुद्राज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचना है। दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया 1945 में, हु वर द शुद्राज 1946 में लिखा था। अगला प्रश्न है, मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता कौन हैं? आपको बताना है। कौटिल्य, मनु, शुक्र या भीष्म? तो सही उत्तर है दोस्तों मनु। मनुस्मृति हिंदू धर्म का प्राचीन धर्मशास्त्र है। इसे मानव धर्मशास्त्र और मनु संहिता या मनुस्मृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन की रचना किसने की है? ऑप्शन है आपके एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, एम.एन. राय और अरविंद घोष। तो सही उत्तर है दोस्तों एम.एन. राय। दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय की कृति है 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम अहमदाबाद टू गया। अगला प्रश्न है देखिए, गीता रहस्य की रचना किसने की है? आपको बताना है। तो उत्तर है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की रचना है और बाल गंगाधर तिलक ने इसे मांडले जेल में लिखा था। द आइडिया ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, कार्ल पॉपर या रॉबर्ट नाजिक। तो उत्तर है द आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन की कृति है। जॉन रॉल्स की ए थियरी ऑफ जस्टिस है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी। दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? तो उत्तर है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जो है इसमें संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, ये देखिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये था बम्बई में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस कानून किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन देखिए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो उत्तर है ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। दोस्तों देखिए मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो सही उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था और वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और संपूर्ण प्रभुता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की और उक्त तिथि को दंगे फैलाना और आतंक का माहौल बनाकर ये प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगला प्रश्न है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है लाला हरदयाल ने। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। और दोस्तों लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे और गदर पार्टी के संस्थापकों में देखिए दोस्तों सदस्यों में रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा और पंडित काशीराम प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था?
तो उत्तर है दोस्तों राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और 1928 में इन्होंने ब्रह्म सभा के रूप में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सती प्रथा उन्मूलन के लिए किसने दृढ़ता से वकालत की थी? तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अमानवीय और दोस्तों अमानवीय माना था और गैर लोकतांत्रिक और गैर कानूनी माना था। दोस्तों दिसंबर 1829 के नियम 17 के द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया था और ये कानून विलियम बेंटिक के शासनकाल में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो सही उत्तर है भारत में मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को। दोस्तों जीके गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। और देखिए गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं, गोखले ने कहा था। और गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। अगला प्रश्न देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहित करना था। अगला प्रश्न है कौन भारतीय संघ में नए राज्यों को प्रवेश देने को अधिकृत है? तो सही उत्तर है नए राज्यों के प्रवेश देने के लिए संसद अधिकृत है। अगला प्रश्न है देखिए भारत के किसी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश। दोस्तों सुचिता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थीं और 1963 में ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। भारत के किसी भी राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव श्रीमती सुचिता कृपलानी को ही प्राप्त है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं और राजकुमारी अमृता कौर दोस्तों देश की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थीं। अगला प्रश्न है पंचायत समिति के सदस्यों को। दोस्तों पंचायत समिति के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ये व्यवस्था है कि पंचायत समिति मध्यवर्ती पंचायत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दोस्तों इसका निर्वाचन या पंचायत समिति के सदस्य के रूप में जो है मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस वीडियो का यानी 2017 के नागरिक शास्त्र के जीआईसी प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट या प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उत्तर है दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। बंदी जीवन के लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल रहे। दोस्तों बंदी जीवन हमारे इस क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का वह भाग है जिनमें इन रोमांचकारी घटनाओं का सजीव वर्णन है और इसके लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वर्ष 2017 के जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए, पैटर्न के लिए, आपकी तैयारी के लिए और स्व मूल्यांकन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप इसके प्रश्नों को देख लीजिएगा कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। इससे एक तो आपको ट्रेंड पता चलेगा और दूसरे आपको आपकी तैयारी में भी ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।